देखिए जी, बड़ा क्लोज फैसला है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ भी जा सकता था, मगर अगर खिलाफ जाता तो बहुत अनप्रेसिडेंटेड होता, अदालत की अपनी रिवायात के भी खिलाफ होता अगर ये 2-3 का फैसला होता, क्योंकि जैसा कि बात की गई थी कि ट्रायल कोर्ट नहीं है और ये सारा मामला है। अब जहां पर बात आकर पहुंची है वहां पहले भी हो सकता था। अदालत ने दरमियान में एक ऐसा वक्त आया जब दोनों से कहा कि अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है, तो आप दोनों को हम कहते हैं कि हमें कमीशन बनाने दीजिए और 2 दिन का वक्त देते हैं। और उस 2 दिन के वक्त में इमरान खान साहब नहीं माने थे। खान साहब ने कहा था कि नहीं, हमें इसी अदालत से फैसला चाहिए। अब खान साहब अगर मानते हैं, खान साहब मेरा ख्याल है थोड़ी देर में गुफ्तगू भी करेंगे मीडिया से, मगर ये 3-2 का फैसला है तो किसी भी पटिशनर के पास इस वक्त अब सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के बाद कोई ऑप्शन है नहीं कि वो अगर ना भी माने तो उस पर अमल दरामद ना हो रहा हो। अल्टीमेटली काउंट यही होता है कि फैसला क्या आया है। मगर जो इस्तदा थी वो थी वजीर आजम नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के हवाले से। शेख रशीद साहब ने कहा था 62-63 के तहत करें, सिराजुल हक साहब ने कहा था करें। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली इस्तदा थी वो भी यही थी कि वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर खजाना इसहाक डार और कैप्टन सफदर को कौमी असम्बली से नाअहल करार दिया जाए। तो ये नहीं हुआ है। जो प्ली थी उसके मुताबिक फैसला नहीं आया है। दूसरा जो मामला था कि अगर कमीशन बना तो हम ये कहेंगे, जब कल शेख रशीद साहब से भी हम बात कर रहे थे कि जी वजीर आजम नवाज शरीफ के होते हुए कोई कमीशन आज़ादाना काम करेगा नहीं, तो उसमें 2 बातें बड़ी अहम हैं। एक ये कि उसमें हुकूमती इदारों के अलावा 2 रियासती इदारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, ISI-MI का भी कहा गया है। दूसरी अहम बात यह है कि इस कमेटी की जो और इस GIT की जो परफॉर्मेंस है उसका बाकायदा जायजा सुप्रीम कोर्ट खुद लेगी, उसको मॉनिटर करती रहेगी, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि एक FIA के अफसर के आगे मुल्क का वजीर आजम पेश होगा। मेरे ख्याल में तो बड़ा पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। अभी इसराइल में इसराइली वजीर आजम वहाँ की पुलिस के आगे और तहकीकाती इदारों के आगे पेश हो रहे हैं। ये तो एक नई मिसाल बनेगी। जो भी फैसला है, बेशक वज़ीर आज़म के खिलाफ आए या वज़ीर आज़म के हक में आए, कि एक सरकारी इदारे का एक अफसर जो कि जूनियर अफसर हो या सीनियर अफसर हो, वो वज़ीर आज़म की तहकीकात कर रहा होगा, उनके बच्चों की तहकीकात कर रहा होगा, वज़ीर आज़म उसके आगे जवाबदेह होंगे, उसमें दूसरे तहकीकाती इदारों के नुमाइंदे होंगे और उसकी सुपरविजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर रही होगी। तो ये तो बड़ा पॉजिटिव साइन है। और मेरा ख्याल है ज़ाहिर है नून लीग की जो के खिलाफ जो पटिशन थी, अगर उसके मुताबिक फैसला नहीं आया तो इस वक्त तो अगर नून लीग खुश है तो ठीक खुश है। अच्छा शाह साहब, ये कहिएगा जैसे करप्शन के खिलाफ तहकीकात करना, नैब खास तौर पर अगर बात की जाए तो नैब भी तहकीकात करती भी है, उसका मैंडेट भी है ज़्यादा है। तो अब नैब के बारे में ऑब्जर्वेशन तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी कि नैब दफन हो गया, FBR से मुताल्लिक भी कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं थे। तो अब खास तौर पर इन इदारों के बारे में क्या कोई गाइडलाइंस आएंगी और कौन सी ऐसी फोर्स है जो इन इदारों को अब वो काम करने पर मजबूर करेगी जो इससे पहले वो नहीं कर सके? देखिए, तफसीली फैसले में पता चलेगा कि क्या कोई गाइडलाइंस, कोई ऐसी बात हुकूमत से कही है अदालत ने कि जी इनको इस तरीके से रिफॉर्म कीजिए, इस तरीके से ना कीजिए। नैब के चीफ के बारे में ओपिनियन आएगा, पहले से ही ख्याल किया जा रहा था, क्योंकि जो उनका कंडक्ट था सुप्रीम कोर्ट में, हमने पहले भी बताया था कि उससे खुद नून लीग खुश नहीं थी कि इस किस्म की बात उन्होंने कर दी। नून लीग के वकला कह रहे थे कि इन्होंने हमारा केस खराब कर दिया है, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके जजिस के आगे। तो नैब के चीफ के हवाले से बात आनी थी, चेयरमैन के हवाले से वो आई है। FIA की वाकई कोई कारकर्दगी नहीं थी, FBR की वाकई जब से पनामा का मामला आया है 1 साल में कोई कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई, ना FIA ने। तो ये ओपिनियन तो आने थे। अब जिम्मेदारी वैसे भी हुकूमत की है, अदालत कहे या ना कहे कि इन इदारों को रिफॉर्म किया जाए। मगर इस पूरे जजमेंट में ये था ना कि जजमेंट के बाद भी एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर ये होगा कि जब कह देगी अदालत, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन की बहुत कम तवक्को थी, कि जब कह देगी अदालत के कमीशन बनाया जाए और वो फैसला करे, तो फिर अपोजिशन जमातें कहेंगी कि हम उस कमीशन को उस वक्त तक नहीं मानते जब तक कि वजीर आजम स्टेप डाउन नहीं करते, क्योंकि उनके होते कोई कमीशन आजादाना काम कर नहीं सकता। ये पहले धरने में भी खान साहब ने कहा था। तो उसका अब ये देखना होगा कि खान साहब इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि अदालत खुद सुपरवाइज कर रही है उस कमीशन में, दूसरे रियासती इदारों के जो मेंबर हैं, जो लोग हैं, वो भी मौजूद होंगे। तो खान साहब इस बात को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ेंगे कि हाँ जी अब हम इस फैसले को मानते हैं और अब हम इस कमीशन की कार्रवाई को भी मानते हुए आगे बढ़ेंगे। ये अब बहुत ज़्यादा अहम बात होगी। इस वक्त जो नून लीग की सेलिब्रेशंस हैं वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरी बाद हैं, क्योंकि ये तवक्को की जा रही थी अपोजिशन की तरफ से और ये खौफ पाया जाता था नून लीग में, चाहे वो कितना भी इस बात को डिनाई कर रहे थे कि एक नई मिसाल तय कर ना दे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इख्तियार है कि वो अपनी रिवायत से हटकर एक नई रिवायत बना सकती है, एक नया फैसला दे सकती है, एक नया प्रेसिडेंट सेट कर सकती है। तो खौफ बहरहाल था और गलत नहीं था, क्योंकि ये कोई बेंच का यूनिफॉर्म फैसला नहीं है, 3-2 का फैसला है। तो बड़ा क्लोज फैसला आया है। बट जैसा कि कहा जा रहा था कि जो, और खुद जस्टिस खोसा साहब ने भी कहा कि जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो वही है जो अक्सरियती है। बाकी दो जजेस हैं जिन्होंने डाइसेंटिंग नोट दिया, जिन्होंने इत्तेफाक नहीं किया, उनके जो कमेंट हैं वो सिर्फ तारीख में कमेंट का हिस्सा बन जाएंगे, ना कि फैसले का हिस्सा होंगे।
जी ठीक है, आप कह रहे हैं क्लोज फैसला आया। शाहजेब आप हमारे साथ ही रहेगा इसी दौरान। हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। हामिद मीर साहब, फैसला आ गया, सबके सामने आ गया, लेकिन जिस तरह से अभी शाहजेब साहब बात कर रहे थे कि वजीर आजम इसहाक डार और कैप्टन सफ्दर की जो प्ली थी एक्चुअली वो उनको नाअहल करार देने की दरख्वास्त थी। अब जो दोनों पार्टीज हम देख रहे हैं बाहर आके अदालत से बात कर रही है, PTI करार दे रही है कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है वजीर आजम JIT के सामने पेश होंगे। आपके ख्याल में सही मानों में विन विन किसके लिए है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई पूरा फैसला अभी सामने नहीं आया, इसलिए कि मैं कोर्ट में मौजूद था और आसिफ सईद जो है उन्होंने जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है, जो कि बहुत एक छोटा सा हिस्सा है पूरे फैसले का, पढ़ने से पहले उन्होंने सबसे ये कहा कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि पहले पूरी जजमेंट को इत्मीनान से पढ़िएगा और फिर अपनी राय कायम कीजिएगा। और इस पूरी जजमेंट 540 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अब और फिर उससे उन्होंने जो थोड़ी सी डिटेल्स बताई हैं कि 3 जजेस का क्या मौक़िफ़ है और 2 जजेस का क्या मौक़िफ़ है। तो इसमें आप जरा इसको एनालाइज कर ले। जो आसिफ सईद खोसा साहब ने बताया कि 3 जजेस ने ये कहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का सामना करेंगे, जो आज से 7 दिन के अंदर बनाई जाएगी और उसमें ISI और MI के अफसरान भी शामिल होंगे, और उसके बाद वो अगले 60 दिन में अपना जो इन्वेस्टिगेशन का की जो रिपोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट को पेश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को पेश करेंगे। इसका मतलब यह है कि सुपरविजन जो है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की वो सुप्रीम कोर्ट के पास। हामिद मीर साहब आप हमारे साथ रहिए। मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, वो सुनवाते हैं। फिर सुर्खरू हुए और जिन झूठे इल्जामात, बोहतानबाजी, इल्जाम तराशी और इंतशारी सियासत लेकर सुप्रीम कोर्ट जो पार्टी आई थी वो आज शर्मिंदा होकर सुप्रीम कोर्ट से निकली है। और उसके साथ साथ इसके बरक्स वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस इल्जाम तराशी, उस झूठे इल्जामात, बोहतानबाजी का मुकाबला तहम्मुल, बुर्दबारी और पुरवकार खामोशी से किया और एक ऐसी मुनफरिद मिसाल कायम की कि सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी 3 नस्लों का, अपने मरहूम वालिद का, अपने बच्चों का, शरीफ फैमिली को पेश किया, क्योंकि वजीर आजम ये चाहते थे कि जो एतमाद वजीर आजम के ऊपर पाकिस्तान की आवाम ने किया है उसमें किसी किस्म का कोई शुबा न रहे। आज के फैसले ने वजीर आजम के उस फैसले की तायीद की है जो वजीर आजम ने अप्रैल 2016 में सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर किया कि पैनामा लीक्स के अंदर अगर किसी किस्म का भी कोई शुबा है तो कोई कमीशन बना के या JIT बना के इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और वो झूठे लोग, वो झूठे इल्जामात जिन्होंने लगाए और वजीर आजम की मुस्तहकम मुंतखब हुकूमत को कभी पार्लियामेंट पे हमला करके, कभी धरने देकर, कभी PTV के ऊपर हमला करके, कभी अंपायर की उंगली का इंतजार करके, कभी इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की धमकी देकर किसी किस्म की इंतशारी और फसादी सियासत को नहीं छोड़ा। एक मुंतखब हुकूमत को हिलाने की कोशिश की हर मौके पर। उसके बरक्स वजीर आजम ने उस मनफी सियासत का पाकिस्तान की तरक्की के लिए मस्बत दिन रात काम किया। और परसों और उसके बाद आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि अब PTI को भी JIT के ऊपर एतमाद करना चाहिए और इस किस्म की जो इंतशारी सियासत है उससे बाज आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। यार एक मिनट, मैं आपसे बहुत मुख्तसर सिर्फ दो नुक्तों पे बात करेंगे। जो लोग कहते थे यार सिर्फ एक मिनट यार एक मिनट जो लोग ये कहते थे कि यहाँ से या कानून का जनाजा निकलेगा या नून का जनाजा निकलेगा, मैं उन साजिशों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज ना अल्लाह के फजल से ना नून का जनाजा निकला है ना कानून का जनाजा निकला है, बल्कि झूठे मदारियों का साजिशी टोले की मजमूम सियासत का जनाजा निकला है।
और इंशाल्लाह इसके बाद आने वाली जो तहकीकात हैं उसके बाद उनकी सियासत हमेशा के लिए दफन होगी। इलेक्शन 2018 में अवाम उन्हें ये बताएंगे कि पिछले 5 साल में जिन्होंने अवाम की सिद्क़े दिल से खिदमत की, अपने मंशूर के मुताबिक काम किए, उनकी कितनी पजीराई है, और जिन लोगों ने 2014 से लेकर आज तक सिर्फ सियासी ड्रामे किए उन लोगों की कितनी पजीराई है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में उन लोगों को उनकी सियासत बेनकाब हुई है, उनके झूठे इल्ज़ामात झूठे साबित हुए हैं और अल्लाह ताला के फजल से प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा फिर सुर्खरू हुए हैं और इलेक्शन 2018 में भी इंशाल्लाह सुर्खरू होंगे। ये आज सच का बोलबाला हुआ है, झूठ का मुंह काला हुआ है। झूठ की जगह झूठ की जगह उसका नाम लगा ले जिसका मैं कहने चाह रहा हूं। आप समझ तो गए होंगे कि जिसकी पिटीशन थी, ये केस झूठ की बुनियाद पर था, सबूत की बुनियाद पर नहीं। मुल्क की अक्सरियत भी नवाज शरीफ के साथ है और आज आईनी कानूनी अदालत की अक्सरियत ने भी साबित किया है कि वो सादक भी है, अमीन भी है, वो सच्चा भी है। वो 2018 तक नहीं, 1 साल नहीं, 6 साल और वजीर आजम रहेगा। हम ये केस सियासी था, हमारे सियासी मुखालफीन ने बनाया था, ये कानूनी नहीं था। ये एहतसाब नहीं चाहते थे, ये इक़्तिदार चाहते हैं। कभी ये इक़्तिदार तब्दीली के नारे से, कभी ये धरने से, और अब सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर बैठ के आना चाहते थे। मुझे एक डर है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो इनका हक का फैसला ना दे फिर उसे गाली पड़ती है। अल्लाह ताला आज हमारी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत इमरान खान के हाथों से महफूज फरमा। आमीन। मरियम औरंगजेब, तारिक फजल चौधरी और तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने मुनफरिद मिसाल कायम की है कि अपनी 3 नस्लों का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। आज के फैसले ने वजीर आजम के उस फैसले की तायद की है जिसमें वजीर आजम ने कमीशन बनाने का कहा था। वजीर आजम का हमेशा से उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आईनी और जो कानूनी फैसले हैं उनके ऊपर अमल किया जाएगा जो आईन और कानून के मुताबिक है। यार अब जल्दी करें ना सवाल। ये बता दें कि दोनों जमातों ने जो पिटिशनर हैं, दोनों जमातों ने ये कहा है कि वज़ीर आज़म साहब इस तहकीकात पर असरअंदाज हो चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये तहकीकात JIT की मुकम्मल होने तक साहब को स्टेप डाउन कर देना चाहिए कि JIT इसलिए बनी है कि आप उसका दिफा करने में नाकाम रहे हैं। इस JIT मैं ये वाज़ेह कर दूं कि फाजिल जजों ने JIT इसलिए बनाई है कि जो झूठ का पलंदा लेकर सुप्रीम कोर्ट आए थे वो किसी किस्म का भी इल्ज़ाम साबित झूठा नहीं कर सके। इसलिए ये उन लोगों को जवाब देना होगा कि जिन्होंने पाकिस्तान के तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए, इस JIT में उसको जवाब देना होगा। ये अवामी तहरीक चलाने का कहा जा रहा है। नून लीग के रहनुमा मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हमने हमेशा से कहा था कि जो आईनी और कानूनी फैसला आएगा उसको कबूल करेंगे। नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई, मुबारकबाद दी गई और उन्होंने इस फैसले को अपनी फतह करार दिया है। और यह भी कहा नून लीग के रहनुमाओं ने कि आज नून का जनाजा नहीं, उनका जनाजा निकला है जिन्होंने ये पिटीशन दायर की। वज़ीर आज़म आज सुरखरू हुए और 2018 के इलेक्शन में भी कामयाब होंगे। तारिक फजल चौधरी, मरियम औरंगजेब और तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने मुनफरिद मिसाल कायम की है, अपनी 3 नस्लों का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पैनामा केस का फैसला सुना दिया गया है। 540 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला है और तनासुब इसका 3-2 है। 2 जजेस ने वजीर आजम को नाअहल करने का कहा है, 3 ने कहा कि मामले की तहकीकात की जाए, JIT बनाई जाए। अहम फैसला सामने आया है। अभी तक जो डिटेल्स इस फैसले की सामने आई हैं उसको कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए, मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में तो इसका फ़ायदा डेफिनेटली PMLN को ही गया है कि वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत जो है वो बच गई है। लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ शायद इसका ज़्यादा फ़ायदा PTI को जाए, क्योंकि अब तहकीकात होगी, हर 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी। एक ये जो इशू है, जो हुकूमत की तो नेचुरली ख्वाहिश होती कि इस इशू को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, वो इशू अब चलता रहेगा मज़ीद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो आई थिंक पॉलिटिकली शायद लॉन्ग रन में उनको इस फैसले का नुकसान। मगर सलाउद्दीन साहब, इसका मतलब है कि आज की जजमेंट से केस खत्म हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का कहा है कि जी आप हमें वो रिपोर्ट पेश करेंगे, फिर उस रिपोर्ट के ऊपर अलग एक फैसला आएगा, या फिर आज का जो जजमेंट है क्या वो फाइनल जजमेंट नहीं है, जजमेंट ने बाद में आना है जब ये तहकीकात मुकम्मल होंगी? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए वो सुपरवाइजरी रोल अपने लिए महफूज रखा है कि वो JIT अब तहकीकात करेगी, फिर वो तहकीकात सुप्रीम कोर्ट, तहकीकात के जो नताइज हैं वो सुप्रीम कोर्ट को पीरियोडिकली प्रेजेंट होंगे। तो एक तरीके से तलवार जो है वो वज़ीर आज़म के सर के ऊपर लटकती रहेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक लॉन्ग रन में शायद ये उनके लिए इतना, जितनी आज खुशियाँ मनाई जा रही हैं वो शायद नहीं इतनी खुशियाँ रहेंगी। हामिद मीर साहब, आप ये जो फैसला है, जाहिर है नून लीग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। इमरान खान साहब ने अभी तक बात की नहीं है, मगर जितनी बात अभी तक दूसरे PTI के रहनुमाओं ने की है वो भी इसमें से बड़ी पॉजिटिविटी तलाश कर रहे हैं कि देखिए कमीशन बन गया, मगर पहले खान साहब ने कमीशन बनाने को माना था नहीं। आप समझते हैं नून लीग की कोई इतनी बड़ी फतह नहीं हुई है, हालांकि फैसला जो प्ली थी उसके मुताबिक नहीं आया है PTI की? शाहजेब साहब, मैं तो वही बात करूंगा जो मैंने कोर्ट में सुनी है और जो फैसले में लिखी हुई है। कमीशन अनाउंस नहीं हुआ, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अनाउंस हुई है, JIT जिसको कहते हैं, और वो जो JIT है उसकी डायरेक्ट सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी, और उस JIT में FIA, NAB, ISI और MI के सीनियर अफसरान शामिल होंगे, और उसने 60 दिन के अंदर ये अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट को ही पेश करनी है। और मैं दोबारा ये कहूँगा कि आसिफ सईद खोसा साहब जब ये पढ़ने लगे तो उन्होंने जितने भी लोग कोर्ट में मौजूद थे उनसे कहा कि बराह करम पहले तफसीली फैसला पढ़ लीजिएगा, फिर कोई राय कायम कीजिएगा। अब जैसे जैसे हम तफसीली फैसले को देख रहे हैं तो उसमें जगह जगह हमें बहुत से कमेंट्स नजर आ रहे हैं, रिमार्क्स नजर आ रहे हैं, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर फौरी तौर पे अपना रिएक्शन नहीं दे रहे तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ सईद खोसा साहब ने भी यही कहा था कि फौरी तौर पे किसी नतीजे पे ना पहुंचिए। और मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा हैं वो और उनके कारकुन, उन्होंने तो वहाँ पे फतह की शादियाने भी बजा दिए और नारे भी लगा दिए। और मैं क्योंकि कोर्ट में मौजूद था और मैं अच्छी तरह मैं आई विटनेस हूँ कि जो बहुत से वुज़रा थे, फेडरल मिनिस्टर्स थे, उनको कुछ समझ नहीं आई कि क्या बात हो रही है। वो हमसे पूछ रहे थे जी कि क्या हुआ है। पहले वो ये समझ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो गए, फिर हमने उनको बताया कि नहीं, 3 जजेस ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन करें और 2 जजेस ने कहा है डिस्क्वालीफाई करें। तो किसी ने जो ये हमारे जो सियासतदान है, माजरत के साथ अर्ज है, ख्वाह वो PTI के हैं या मुस्लिम लीग नून के हैं, उनको अभी तक सही तरह पता नहीं है कि फैसले में क्या है। फैसला अभी तक उसका जो एक चेहरा सामने आया है वो सिर्फ इतना सा सामने आया है कि 5 जजेस में से 3 जजेस ने कहा है कि JIT बनेगी और JIT जो है वो उन तमाम इल्जामात की दोबारा से छानबीन करेगी जो कि इमरान खान के वकला ने लगाए थे, जबकि 2 जजेस का ख्याल है कि वजीर आजम जो है वो ऑनेस्ट नहीं थे और उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। यानी कि फिर जो पनामा का हंगामा है वो खत्म हुआ नहीं है अभी, ये तो फिर मामला अभी चलता रहेगा, ये कि फाइनल जजमेंट जिस पर चैप्टर क्लोज हो जाए, ये वो वाला मामला नहीं हुआ है ना। आज 20 अप्रैल 2017 को दोपहर 2:10 पर पनामा 1 खत्म हो गया है, लेकिन 2:10 पे पनामा 2 शुरू हो गया आज से। और पनामा 2 शुरू होने के बाद अब जितने भी मैंने लीगल एक्सपर्ट्स के साथ और वकला के साथ बात की है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, इनमें से बहुत से सीनियर लॉयर्स जो हैं वो ये मुझे कह रहे थे कि ये हमारे लिए शॉक है, अभी वी आर इन अ शॉक कि 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है ये बहुत लिमिटेड है। इसके बावजूद 2 जजेस जो है उन्होंने कह दिया है कि वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई किया जाए, वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। अब वो ये लीगल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि नो, हम वी हैव टू गो थ्रू द होल जजमेंट, हमें पूरी जजमेंट पढ़नी पड़ेगी कि वो जो 2 जजेस हैं
उन्होंने किस बुनियाद पे कहा है कि वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई किया जाए, और जो रीजंस उन्होंने उसमें लिखी हैं वो पढ़ने के बाद ही जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो कोई अपनी ओपिनियन देने की पोजीशन में होंगे। तो मैं समझता हूं कि पनामा 1 खत्म हो गया है, पनामा 2 शुरू हो गया है, और पॉलिटिकली जो जिन 2 जजेस ने कहा है कि वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई किया जाए, पॉलिटिकली वो 2 जज जो हैं उनकी राय को ज्यादा अहमियत दी जा सकती है ऑपोजिशन की पार्टियों की तरफ से, जबकि जो हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं वो 3 जजेस ने जो कहा है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, GIT बनाई जाए, वो उसका कवर लेके कहेंगे कि हम जीत गए। ऑपोजिशन 2 जजेस का कवर लेके कहेगी कि हम जीत गए। लेकिन असल फैसला जो है, असल फैसला 60 दिन के बाद होगा, GIT की रिपोर्ट सामने आने के बाद होगा। मगर ये जो 60 दिन है अगले, क्योंकि जाहिर है पहले एक बड़ा ही जो स्टेबिलिटी नजर नहीं आती थी सड़कों तक मामला, मगर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप किया तो फिर स्टेबिलिटी थी, स्टेटमेंट्स की हद तक बात थी, प्रोसीडिंग्स हो रही थी। ये आपको लगता है अगले 60 दिन में ये दोनों ही पार्टियां इस बात को मान जाएंगी कि जी ठीक है, जो JIT है उसमें MI भी है, ISI भी है, हुकूमती जो दूसरे इदारे हैं वो भी हैं, और खुद जो जुडिशरी है वो उसको सुपरवाइज भी करेगी वीकली, तो इस बात पर ये मान जाएंगे, या आपको लगता है 60 दिन के अंदर भी बड़ा सड़कों पर मामला होने वाला है कि जी ये नहीं मानते और वो नहीं मानते और वजीर आजम पहले रिजाइन करें, इसकी डिमांड आ रही होगी? देखिए, जब कोर्ट में ये कहा गया कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी, तो मेरी नजरों ने फौरी तौर पे वहां पे नईम बुखारी साहब को तलाश किया, जो बिल्कुल मेरे करीबी खड़े थे, और नईम बुखारी साहब जो हैं वो अपनी निशस्त से खड़े हो गए, और उन्होंने दोनों हाथ बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बांधे हुए थे, और वो आसिफ सईद खोसा साहब की तरफ झुक झुक के असबात में सर हिला रहे थे, और वो ये तासुर दे रहे थे कि उनको उनकी पूरी जजमेंट से इत्तेफाक है। हालांकि पहले नईम बुखारी साहब का ख्याल था कि कमीशन अगर बनेगा तो वो उनको कबूल नहीं होगा, लेकिन वो कमीशन की बात नहीं थी, वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की बात कर रहे थे, और उसमें वो बता रहे थे कि इसमें कौन कौन से इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। तो मैं समझता हूं कि PTI जो है उसने पहले कोर्ट में ये कहा था कि उनको कमीशन कबूल नहीं होगा, लेकिन आज जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है JIT, उसको जो बॉडी लैंग्वेज थी नईम बुखारी साहब की, जो कि इमरान खान के वकील हैं, और वो खड़े होकर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कह रहे थे कि जी ठीक है, हमें आपकी बात कबूल है, तो मैं समझता हूँ कि PTI JIT को कबूल करेगी, मगर कबूल करना चाहिए। इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज बताएं, जैसे ही फैसला सुना है खान साहब ने, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या तासुरात थे, खुश थे, नहीं थे? उन्होंने अपने साथियों से इसको समझने की कोशिश की। उसकी वजह यह थी कि ये फैसला जो है ये कोर्ट रूम नंबर 1 में सुनाया गया। कोर्ट रूम नंबर 1 बहुत बड़ा है, और वहां पे गुंजाइश जो है वो ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 125 या 150 लोगों की है, लेकिन वहां पे 300 से ज्यादा लोग थे। जो गैलरी थी उसमें कुछ जज साहबान जो हैं उनके रिश्तेदार, बहुत करीबी रिश्तेदार भी बैठे हुए थे। तो जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की आवाज है वो सिर्फ उन लोगों तक क्लियरली पहुंच रही थी जो उनके बहुत करीब खड़े थे, पीछे वालों को उनकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। वुज़रा हजरात जो हैं और PTI की सीनियर लीडर वो कुर्सियों पे बैठे हुए थे, और कुर्सियों पे बैठने की वजह से वो जजेस को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोर्ट में रश इतना था कि जो कुर्सियों वाले हैं उनके आगे बहुत से लोग खड़े थे। एक बहुत बड़ा हजूम था कोर्ट के अंदर। तो जो लोग कुर्सियों पे बैठे हुए थे उन्होंने उन कुर्सियों पे बैठने के लिए सुबह से लोगों को भेजा हुआ था। वो कुर्सियों पे बैठ तो गए, लेकिन उनको जजमेंट की सही तरह समझ नहीं आई, और जजमेंट की समझ सिर्फ उन सहाफियों को आई जो कि बहुत जजेस के करीब खड़े थे। तो खड़े होने वाले जो है उनको जजमेंट की समझ आई है। इमरान खान और वफाकी वुज़रा जो है वो कुर्सियों पे बैठे हुए थे, इसलिए उनको समझ नहीं आई, और वो समझने की कोशिश करते रहे। इमरान खान और उनके बहुत से जो सीनियर PTI के लीडर्स हैं, वो मेरे सामने मैं देख रहा था कि कुछ जजेस से, कुछ वकला से और कुछ रिटायर्ड जज साहिबान से वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें क्या है। लेकिन जो हमारे मुस्लिम लीग नून के कुछ दोस्त वुज़रा हैं वो सीधे बाहर गए और उन्होंने जाके जो है वो अपनी फतह का ऐलान कर दिया कि हम जीत गए। तो ठीक है, ये उनका राइट है, वो फतह का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान और उनके साथी जो है वो अभी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि साथ में मुझे ये बताइएगा कि ये जो एतराज था, हालांकि इस एतराज में वैसे भी वजन कम इसलिए नजर आता है कि हालिया दौरे हुकूमत में भी अदालतों के फैसले आए हैं इस हुकूमत के खिलाफ, बहुत सारे आए हैं, मगर था कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ अदालतें फैसला नहीं देंगी और नहीं देती हैं। 184 के बावजूद एक अनप्रेसिडेंटेड 2 जजों ने इतना एडवर्स ओपिनियन दिया हो, फिर एक कमीशन बना दिया हो, फिर क्लीन चिट ना दी हो, डिसमिस ना की हो पिटीशन, ये एतराज तो नहीं हो सकता जुडिशरी पर जो कुछ जमातें कर रही थी। देखें जी, हमने तो कहा था कि इनके खिलाफ फैसला आता नहीं है, ये तो सख्त फैसला और इसके बावजूद के पिटीशन के मुताबिक नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा फैसला नहीं है शरीफ खानदान के लिए। देखिए, अगर हम इस फैसले को, अभी मैंने सारे सफात नहीं देखे, मैं आहिस्ता आहिस्ता देख रहा हूँ, मैंने जो अभी तक सफात देखे हैं तो मुझे यही लग रहा है कि जो
5 जजेस हैं, उनका एक नुक्ते पे इत्तेफाक है कि ये मामला जो है ये खत्म नहीं हुआ और जो शरीफ फैमिली है वो बहुत से सवालात का जवाब नहीं दे सकी, इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन 2 जजेस का ख्याल है कि जो डॉक्यूमेंट्स दी गई वो एडमिसिबल हैं और इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर नवाज शरीफ जो है वो बदयानत साबित हो गए हैं। 3 जजेस का ख्याल है कि ये डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल नहीं है क्योंकि ये फोटो कॉपीज हैं, तो फोटो कॉपीज की बुनियाद पे हमको राय कायम नहीं कर सकते। अब जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, JIT बनी है, उसका बुनियादी काम जो है वो बड़ा आसान है। उसका काम सिर्फ ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट की गई, तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सिर्फ ये देखना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये फोटो कॉपीज थी, तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो फोटो कॉपीज के साथ मैच करती हैं या नहीं करती। ये बहुत ही एक छोटा सा आसान सा काम है जो उन्होंने 60 दिन में करना है और 60 दिन के बाद इसका फैसला हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं भी आपसे एग्री करता हूं शाहजेब साहब कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो शरीफ फैमिली के खिलाफ फैसले नहीं देती, हालांकि इससे इख्तिलाफ की गुंजाइश भी मौजूद है क्योंकि 1999 में जो परवेज मुशर्रफ साहब का कू था उसको वैलिडेट किया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने और उनके बाकी साथियों ने। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो एक मिलिट्री डिक्टेटर का जमाना था, इसलिए अदालतें जो हैं वो उसके कंट्रोल में थी। लेकिन जो आज का फैसला है ये वाकई ही गैर मुतवक्का है, मेरे लिए भी, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि बहुत मुल्क के सीनियर कानूनदान जिनका ये ख्याल है कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन बहुत लिमिटेड होती है और आप किसी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद 2 जजेस ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। साहब, आप समझते हैं ये काफी गैर मुतवक्के फैसला है, 540 सफात पर मुश्तमिल फैसला है, उसके भी तमाम तफसीलात सामने नहीं आ सकी, लेकिन जितनी तफसील सामने आई उस पर आपने तबसरा करते हुए कहा कि 60 दिन बाद JIT की रिपोर्ट ही इस केस का असल फैसला आप समझते हैं। हमारे साथ ही रहेगा हामिद मीर साहब। इसी दौरान हमें डायरेक्टर न्यूज जियो न्यूज राना जवाद साहब ने भी ज्वाइन किया। राना साहब, कहिएगा, फैसला तो आ गया कि वजीर आजम नाअहल नहीं हुए, लेकिन मुस्लिम लीग नून और PTI दोनों ही इस फैसले पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो क्या अभी थोड़ा वक्त लगेगा फैसले को समझने में और पता चलेगा इसकी इंप्लीकेशंस क्या होती है किस जमात पर? मेरा ख्याल है कि अदालत ने बहुत ही जबरदस्त जो है वो फैसला इस लिहाज से दिया है कि थोड़ा सा आपको पस मंजर में जाना पड़ेगा कि ये फैसले की ये इस हियरिंग की शुरुआत किस वक्त होती है, जब एक माहौल बना हुआ था पाकिस्तान के अंदर और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, जो गवर्नमेंट की थी और अपोजिशन की, इमरान खान की, वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे। लॉकडाउन था, कहा गया था लॉकडाउन का, और बहुत ज्यादा तनाव था सिचुएशन में और इतनी पोलराइज्ड हो चुकी थी सोसाइटी कि लगता था कि शहर के अंदर कोई किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर, वायलेंस और खून खराबा होगा। उस वक्त में, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सिचुएशन को कंट्रोल किया, नर्व्स को काम डाउन किया, पोलराइजेशन को कम किया, और जब ये हियरिंग शुरू हुई तो उस वक्त जो दोनों तरफ से बयान आता है उससे दोबारा टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था। मैं समझता हूँ कि आज के फैसले से इररिस्पेक्टिव ऑफ के डिटेल्स में क्या आता है, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, किसी जज ने क्या कहा है, आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम एक ठहराव जरूर, स्टेबिलिटी दी है पॉलिटिकल सिचुएशन को। फर्ज करें कि एक तरफा अगर कोई फैसला आता तो इस वक्त सिचुएशन शायद जिस तरह का टेम्पर बन चुका था, और उस जमाने में मेरा ख्याल है कि हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ एक इशू जो था वो नहीं था सामने, उसमें बहुत सारे और इश्यूज थे। सिविल मिलिट्री के ताल्लुकात जो थे वो एक की फैक्टर थे उस वक्त, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इस चीज का खतरा था कि मुल्क जो है वो अनस्टेबल हो सकता है सियासी तौर पे, और खुदा न खास्ता कोई और चीज, डेमोक्रेसी खत्म हो सकती है। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने बचाया था और आज इस फैसले से भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये फैसला, मुझे इस हद तक तो शायद लग रहा है कि उसका पॉलिटिकल स्टेटमेंट और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बुनियादी बात थी कि डिमांड ये थी कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। जो बेसिक ट्रूथ है वो ये है कि उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, और जब कमीशन की बात या JIT की बात आती है तो एज ए जर्नलिस्ट हमें याद रखना चाहिए कि शुरू दिन से कौन ये कह रहा था कि आप इसकी तहकीकात करें, आप इसका ट्रायल कर लें। मगर राज साहब एक बात बताइएगा, ये जो फैसला है, हालांकि मियां साहब को जाहिर प्ली के बिल्कुल मुताबिक नहीं है, जो चीज़ मांगी थी इमरान खान साहब ने, सिराजुल हक साहब ने या शेख रशीद साहब ने, उसके बिल्कुल मुताबिक नहीं है। मगर ये फैसला क्या अभी तक, जाहिर तफसीली फैसले में और बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, इमरान खान साहब का ये दावा कि ये सबूत हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह सबूत हैं, इस पर फैसला आ जाएगा और ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो नहीं माना अदालतों ने। मगर उसके जवाब में शरीफ खानदान के वो सबूत कि ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सबूत है, ये कतरी खत सब कुछ साबित करता है, ये फाइनेंशियल और मनी ट्रेल साबित करता है, वो भी नहीं माना अदालत ने, वरना ये फैसला JIT के नतीजे पर ना खत्म होता, बल्कि यहां पर आज एपिसोड खत्म हो जाती पैनामा जी।
ये बिल्कुल शाजिब, मैं आपको बताऊं, ये तो हियरिंग के दौरान जस्टिस खोसा साहब ने बार बार इल्तिजा की, जस्टिस अजमत सईद साहब ने की, इजाज अफजल साहब ने की, शेर पढ़े के खुदा के लिए वो सबूत ले आए जिनकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि आप लोग जो है आपके ऊपर इल्जामात गलत है। और अदालत बिल्कुल मुतमईन नहीं थी हुई इस बात से कि जो उनके जवाब आते हैं बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा कसूर जो है, अगर नवाज शरीफ की फैमिली जो है वो अपना डिफेंस नहीं पेश कर सकी तो उसमें उनको इसको जरूर सोचना चाहिए, देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि उनसे कहाँ पे गलती हुई है कि अदालतें जो है वो इस नतीजे पे पहुंची हैं कि आपकी तरफ से जो हमें एविडेंस दिया गया था, जो मनी ट्रेल दी गई थी, हम उससे मुतमईन नहीं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। क्या इनका डिफेंस कमजोर था या किसी और इंप्रेशन में थे? लेकिन बुनियादी बात फिर वही आ जाती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के उस लेवल के जजेस जो है वो ट्रायल की हैसियत से ले सकते थे सारी चीजें? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर उस वक्त अदालत में चेयरमैन नैब खड़े होकर ये कह देते हैं कि जनाब मैं हुदैबिया पेपर मिल का केस खोलने के लिए तैयार हूँ, तो मामला काफी हद तक ठंडा भी हो जाता। दूसरी तरफ ये भी है कि अगर हसन और हुसैन के वकील जो है वो आके कहते हैं कि जी वो खुद पेश होने के लिए तैयार है, उनके बिहाफ में मैं हूं, अगर आप उनको जिरा करना चाहते हैं तो कर लें, आपकी जो डिससेटिस्फेक्शन है वो हमें बताएं। लेकिन दोनों तरफ से ये हुआ क्योंकि पीएमएलएन की लीडरशिप यकीनी तौर पे इस बात पे कन्विंस थी कि ये सियासी मुकदमा उनको इक़्तिदार से हटाने के लिए हो रहा है और सिर्फ नवाज शरीफ को टारगेट किया जा रहा है, बाकी उनका कोई मसला नहीं था, ये कन्विंस थे। और जब सियासी लीडरशिप और जो डिफेंडेंट है वो कन्विंस्ड है तो उन्होंने भी सियासत वहां पे मेरा ख्याल है कि जो आज नजर आ रही है फैसले के अंदर। लेकिन बुनियादी बात शायद मैं फिर उस पर जाऊंगा कि आप ये देखें कि इस फैसले के नतीजे में दोनों साइड जो है विक्ट्री क्लेम कर रही हैं। इमरान खान के घर के बाहर भी जश्न शुरू हुआ है और वो ये समझ रहे हैं कि वो 7 दिन बाद वो जीत जाएंगे। लेकिन बुनियादी बात यह कि कोर्ट ने कहीं प्रेजुडिस नहीं होके किया। मैं नहीं समझ रहा, कोर्ट ने ये कहा है कि आप अपनी जो डिफेंस है उसको स्क्रूटनाइज कराएं प्रॉपर तरीके से और फिर प्रूव करें कि आपके ऊपर एलिगेशन गलत है। जहां पे एलिगेशन अगर उनके सॉलिड होती तो मेरा ख्याल है कोर्ट और भी फैसला कर देती और रेफरेंस के तौर पे पार्लियामेंट को भेज देती कि वी हैव कंक्लूडेड कि इनफ एविडेंस इज देयर, देयरफॉर पार्लियामेंट। यानी कि जिस तरह आप इसको रीड कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ पैनामा में आया, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बातें की गई, उसके जवाब में जो नून लीग ने चीजें जमा कराई हैं जिसके बारे में बात हो रही थी कि जी आप ट्रायल कोर्ट नहीं है, ना कोई गवाह पेश हुए हैं, ना इस जितनी भी ये जो एविडेंस पेश की गई है शरीफ खानदान या पीटीआई की तरफ से, ना ही इसके कोई फोरेंसिक एनालिसिस हुए हैं, इसलिए फैसला आएगा नहीं। तो ये 2 महीने अब उस एनालिसिस के लिए हैं, इस एविडेंस के एनालिसिस के लिए हैं जो शरीफ खानदान की तरफ से पेश की गई। तो ये तो बड़ा क्रिटिकल हो गया शरीफ खानदान के लिए कि साबित करें पेश होकर कि ये बिल्कुल ठीक थी और इसको ये वेरीफाई कराएं। ये बिल्कुल सही बात है, बहुत ही क्रिटिकल है और उनको ये साबित करना भी पड़ेगा और अगर वो साबित नहीं करेंगे तो उनको उसकी सजा भी उठानी पड़ेगी। बात में सिर्फ वो उस पर एम्फेसाइज कर रहा था कि ये मामला यहाँ तक क्यों पहुंचा, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसका एक पस मंजर है इस केस के शुरू होने का। और उस वक्त जब ये केस शुरू हुआ था तो उस वक्त दोनों तरफ के नर्व्स किस तरह के थे, चाहे वो शरीफ फैमिली के हो, चाहे वो इमरान खान के हो या चाहे वो दूसरी मिलिट्री साइड के हो, उस माहौल में शुरू होते हैं और वो इम्प्रेशन लिंगर ऑन करता है जो हमें नजर आया था सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान। अब जेआईटी में मेरा ख्याल है कि इस तरह का प्रेशर नहीं होगा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन होनी चाहिए। और मैं तो इस बात को भी देखता हूं कि पहले दिन से जब ये बात शुरू हुई थी, अगर इमरान खान मेरे साथ रहेगा इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। अभी आप और फवाद चौधरी साहब मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे, जो आपकी बुनियादी प्ली थी, जो इस्तदा थी, उसके मुताबिक फैसला नहीं आया, उसके बावजूद क्या एक ऐसी बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमईन और खुश नजर आती है? जो आप नजर आ रहे थे या नहीं है खुश, तो ये भी बता दीजिएगा अगर आपके इमरान खान साहब से बात हुई है। क्या इस फैसले से, क्या आउटकम से रीड कर रहे हैं आप? आवाज आ रही है इमरान इस्माइल साहब? जी हेलो जी इमरान इस्माइल साहब आप सुन सकते हैं मुझे? आवाज कट बोले जी इमरान साहब, अगर आप सुन सकते हैं, इस वक्त पीटीआई का क्या माइंड है? अगर आपकी खान साहब से बात हुई हो और आप लोगों ने डिस्कस किया हो, इस जजमेंट से मुतमईन है, खुश हैं? आपकी बुनियादी प्ली के मुताबिक नहीं है, फिर भी खुश हैं? शाहजेब हम बिल्कुल खुश हैं। मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस्त जजमेंट और बड़ा जामे जजमेंट आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद आज नवाज शरीफ घर चले जाएंगे, वो शायद मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर कट सामने आ गई है कि जिन कागजात को ये हमें पकौड़े तलने की सारी चीजें बताई जा रही थी, वो आज वो कागजात प्रूफ हो गए हैं कि ये कागजात सही हैं और उसके ऊपर जेआईटी बनाई गई है।
2 जजेस ने डिफर किया JIT से, और उन्होंने ये भी कहा कि इनको घर जाना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी सतह है। जो जंग हमने लड़ी वो पता नहीं, मगर जजेस ने जजमेंट में वही चीज काउंट होती है जो मेजॉरिटी होता है, बाकी तो जजेस के सिर्फ कमेंट ख्याल किए जाएंगे। मुस्तकबिल में जब माजी को देखा जाएगा तो ये जजमेंट 3-2 की फाइनल जजमेंट काउंट की जाएगी। ये नहीं कि 2 जजेस ने क्या कहा था। नहीं, आप जजमेंट को कैसे क्या हमें बनाने के लिए बनाई गई है? देखें, मैं समझता हूँ पावरफुल JIT बनी है, JIT के लिए अच्छा होता है नवाज शरीफ घर जाते हैं और ये 60 दिन में JIT का फैसला आता है, और उसके बाद अगर वो मास्टर करार दिए जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल हम इसमें भी खुश हैं कि JIT बनी है, इस JIT के ऊपर फैसला आएगा। ये सिर्फ 60 दिन की बात है, 60 डेज, ये 67 डेज समझ लें। दे बॉट टू लाइफ फॉर 67 डेज, 7 दिन कमेटी बनने के लिए, JIT बनने के लिए और सीधे फैसला आने के लिए। ये कौन से डॉक्टर पैदा करके लाएंगे? मगर मतलब ये इसका मतलब ये हुआ ना कि आप जो कह रहे हैं कि ये साबित हो गया कि जिसको ये कहते थे कि इसमें पकोड़े तले हैं, ये तो साबित नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट्स को अदालत ने सही माना है। हाँ, ये साबित होता है कि जो शरीफ खानदान है उनके डॉक्यूमेंट्स को अदालत ने हतमी तौर पर सही नहीं माना है, इसलिए वो उनकी तहकीकात चाहते हैं। आपके डॉक्यूमेंट तो नहीं सही साबित हो, जो आप कह रहे हैं वो सही साबित हो गए। शाहजेब, बात यह है कि अगर कोई जजेस ये कमेंट दें आपको, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, किसी को नहीं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कमेंट दें कि आपने झूठ बोला अदालत को, आपने जो कागजात दिए वो सही नहीं है, आपने गलत बयानी की, अब इसके ऊपर बाकी रह क्या जाता है? ये कहाँ है जजेस ने? हम मैं तो अभी पढ़े शुक्राने के ये जजेस ने कहा है कि आपने झूठ बोला है, आपने अदालत में गलत बयानी की, आप मुर्तकिब हुए हैं, ये कहाँ है जजेस ने? अच्छा, इमरान इस्माइल साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आप ये कहिएगा कि अगर आप कह रहे हैं कि अब JIT बनी है और आप इसको तस्लीम करेंगे, तो फिर इससे पहले भी कमीशन की बात तो हुई थी और आपको बिल्कुल आपसे ये मुज़ाकरात हुए थे कि आप जिसको कहेंगे उसका नाम नामजद कर दिया जाएगा। तो फ़र्क क्या है इसमें? अगर पहले ही मान ली जाती है आपकी जानिब से बात, तो यहाँ तक पहुँचते ही ना मामला। इसमें मैंने आपसे पहले अर्ज किया ना कि हमारी ये थी कि जी नवाज शरीफ साहब आज घर जाते, फिर बेशक JIT बनती और उसका फैसला जो भी आता वो काबिल कबूल इसलिए फौरन हो जाता, हो जाती। थोड़े से हमारे शायद सिग्नल्स ब्रेक हो रहे हैं, उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने हमें इसी दौरान ज्वाइन किया, सीनियर तज्ज़ियाकार। सबसे पहले हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, जिस तरह यहाँ पर बहस हो रही है वहीं से आपसे सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि जो बेसिक प्ली थी PTI की, उस पर डायरेक्टली लगता है फैसला नहीं आया। ये जो फैसला आया इसको आप हतमी फैसला समझते हैं या फिर 60 दिन का इंतजार किया जाए अब हतमी फैसले के लिए? मेरा ख्याल में ये जो कुछ आया ये इम्पेरेटिव था, और सुबह भी जियो पाकिस्तान पे ये गुफ्तगू हो रही थी और तकरीबन सारे लोगों का यही था कि जी नवाज शरीफ साहब जो है किसी तौर पे वो उनको नाअहल करार नहीं दिया जा सकता था। जब भी होता तो ज़ाहिर है कि नई इंटरप्रिटेशन होती 184(3) के तहत, जो उन्होंने 2 जजेस ने अपने तौर पर शायद की भी है। जब डिटेल डिसीजन आएगा पढ़ के फिर पता चलेगा कि क्या क्या किसने क्या लिखा है। लेकिन अमलन जो फैसला है PTI की जो प्ली थी वो तो ये थी कि एक उनका हिस्सा यह था कि 62-63 के तहत इनको नाअहल करा दिया जाए, जिसमें उन्होंने गलत बयानी की है, और दूसरी प्ली ये थी उनकी कि 10A आर्टिकल 10A जिसमें फेयर ट्रायल थे वो सेट असाइड करके और इनको खसूसी तौर पे जो है इंडाइट किया जाए और नाअहल करा दिया जाए। तो उस लिहाज से PTI को इसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, क्यों ना हो, क्योंकि ये डिटरमिन करना ज़रूरी है कि अगर अदालत मुतमिन नहीं हुई मनी ट्रेल से तो इन्वेस्टिगेट करके उसके मजीद एविडेंसेस कलेक्ट करके और उसमें मनी ट्रेल को एस्टेब्लिश किया जाए। मेरा ख्याल है कि आज जो है रिलेटिवली मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बेहतर पोजीशन में है, ये उनको थोड़ा स्कूल मिला है, और PTI जो है उनको बहुत बड़ा सेटबैक मिला है, क्योंकि इमरान खान साहब दाखिल होने से पहले ये कह गए कि मुझे तो सुबह से मुबारकबादें मिल रही हैं, और बाद में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो पता चलता था कि वो यकदम उनका कोलैप्स आया है, क्योंकि उन्होंने खुद हाई होप्स लगा ली थी, उन्होंने एक हाइप क्रिएट की थी अपने अंदर भी, अपने नियाज़ी साहब अगर पिटीशन के हिसाब से देखें तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो प्ली थी उस हिसाब से वाकई सेटबैक है कि जो चाहते थे वो अदालत ने फैसला नहीं दिया,
मगर दुनिया में कोई भी ऑपोजिशन हो उसको सूट करता है कि वजीर आजम अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके मुतालिक उसको हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिले, वजीर आजम इदारों के आगे पेश हो रहा हो, उसके बारे में बातें करने का मौका मिले, 60 दिन की तलवार उसके ऊपर लटक रही हो। तो जो इमीडिएट रिलीफ चाहिए था उन्हें वो नहीं मिला, मगर ऑपोजिशन को जितनी भी चीजें सूट करती हैं वो सारी की सारी वो तो मिला है। ऑपोजिशन को फायदा ही है सारे के सारे मामले में, उनको पूरा मौका मिलेगा 2 महीने इस पर सियासत करने का। मेरा ख्याल है कि मैं तो ये देखता हूं कि इमरान खान साहब को 2 इश्यूज जो थे, ये दूसरा था, इससे पहले इलेक्शन धांधली का था, दोनों इश्यूज पे बेपनाह पिज़राई मिली और पूरे मुल्क का जो कम से कम पढ़े लिखा तबका था और खासकर यूथ थी वो बिल्कुल उसको उन्होंने जिसको कहने उठा लिया था और वो सारे इन्वॉल्व हो गए थे। पहली दफा भी यही हुआ कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई और इलेक्शन जो कमीशन जो था इन्वेस्टिगेशन का इलेक्शन गांधी के ऊपर, तो उसकी फाइंडिंग है, उसके बाद पीटीआई के अंदर एक मायूसी और डिप्रेशन फैल गई, बल्कि बहुत लो लेवल पे आ गया। अब दूसरी दफा जब इनको मिला तो पीपल्स पार्टी का मुझे स्टैंड बहुत अच्छा लगा है कि वो समझते थे कि डेफिनेट इसलिए ना दी जाए, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑपोजिशन चाहती थी कि स्कैंडलाइज करके इसको 18 के इलेक्शन में ले दिया जाए, ले जाया जाए। मगर पीपल्स पार्टी का स्टैंड आपको अच्छा लगा, मगर पीपल्स पार्टी इस पूरे मामले में कोई एक भी विन है क्या पीपल्स पार्टी के लिए? तो मुकम्मल तौर पर लूज लूज सिचुएशन है। सड़कों पर वो आई नहीं, पार्लियामेंट में आवाज प्रॉपर्ली उठाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट में फॉलो किया नहीं। अब 4 बजे सुन रहे हैं कि जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मगर किस बात पर करेंगे? इमरान खान को बतौर ऑपोजिशन पूरा फायदा हुआ है। पीपल्स पार्टी का स्टैंड अगर दुरुस्त था तो इस पूरे में गेन क्या किया है पीपल्स पार्टी ने इस पूरी एपिसोड में? नहीं, मैं ये पॉइंट नहीं, मैं कह रहा हूं पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को ये निशानदेही कराई थी तजाद साहब ने कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट में ना लेके जाएं, इसको लॉजिकल एंड की तरफ ना लेके जाएं। आप ये तस्वर करें कि ये चीज इतनी स्कैंडलाइज हो गई है और 2 महीने 3 महीने बाद इलेक्शन से जस्ट बिफोर अगर तो नवाज शरीफ को इंडाइट कर देते हैं, उनको सजा दे देते हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो फिर कुछ सियासत में जान पड़ जाएगी। वो फर्ज मुआल अगर वहाँ डिसीजन ये आता है और नवाज शरीफ को मनी ट्रेल की क्लीन चिट मिल जाती है, सारी चीज़ें ठीक है जिन्होंने मुतमिन कर लिया है, तो इमरान खान की सियासत तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं ये कह रहा था कि जब पिज़राई मिल गई तो इसको स्कैंडलाइज को इस तरह कंक्लूड ना होने देते। इन्होंने जो उनको कंक्लूड करवा लिया है ना, इससे इमरान खान की सियासत को ज्यादा ज़ोफ पहुंचाया, ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मतलब अब हम नाज़रीन को बताते चलें कि कल रात के प्रोग्राम में हमने बारहा ये बात बताई थी कि बराह रास्त वज़ीर आज़म के डिस्क्वालीफाई होने का कोई बात नजर आती नहीं है, ना ही अदालती कोई प्रेसिडेंट मौजूद है, ना ही कोई ऐसी बात नजर आती है, मगर कमीशन बन सकता है। मगर जो कमीशन बना है उसमें अगर जुडिशरी खुद इस बात को सुपरवाइज कर रही है, शेख रशीद साहब से जब हमने बात की तो हमने ये सवाल किया कि आप फिर ये कहेंगे कि कमीशन होना नहीं चाहिए या वज़ीर आज़म कमीशन के होते नहीं होने चाहिए? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ये कहूंगा। तो अब बड़ा कम मौका नजर आता है कि ये कहे कि हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों की इजाजत से यहाँ पर हम एक ताज़ा तरीन अपडेट शामिल करेंगे। जो वज़ीर आज़म के साहबजादे हसन नवाज हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है जियो न्यूज़ से और पैनामा केस के फैसले पर उन्होंने लंदन में जो बात की है, जो रद्द आया उनका सामने, आइए सुन लेते हैं। माइक से पूछो हसन भाई, क्या क्या कमेंट्स है आपके, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई और इस पे आप खुश है फैसले से? अल्लाह का बहुत शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। क्या वेव तो कर देंगे, माइक से पूछो आवाज आ रही है। हसन भाई, क्या क्या कमेंट्स है आपके, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई और इस पे आप खुश है फैसले से? अल्लाह का बहुत शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। साहब अगर हमारे साथ हैं डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़, राना साहब, बर्डन ऑफ प्रूफ की बहुत चर्चा रही, बातचीत रही कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, नून लीग पर है या पीटीआई पर है। अब जब जेआईटी बन गई है तो फिर पीटीआई ने जो सबूत फराहम किए, दोनों तरफ से जो सबूत दिए गए वो नाकाफी थे, अदालत का ये कहना था। लेकिन अब जेआईटी में नून लीग को सबूत फराहम करने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा, क्योंकि ये भी फैसले में सामने आया कि रकम कतर कैसे मुंतकिल हुई, ये तहकीकात होनी चाहिए। तो फिर इसकी मनी ट्रेल देना पड़ेगी सिर्फ नून लीग को ही, पीटीआई का इससे अब ताल्लुक नहीं है। राना साहब को गालिबन आवाज नहीं आ रही। हाफिजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपके लिए यही सवाल कि अब मुस्लिम लीग नून को जेआईटी में बताना पड़ेगा कि मनी ट्रेल क्या है, कैसे रकम मुंतकिल हुई, क्योंकि नाकाफी शवाहिद पीटीआई की तरफ से दिए गए थे, लेकिन अब वो इररिलेवेंट हो जाते हैं क्योंकि अब नून लीग को ही प्रूफ करना है जेआईटी में। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जब ये पैनामा का जैसे ही ये अनलीश हुआ स्कैंडल या जो ये न्यूज़ बाहर आई, तो मैंने तो नेक्स्ट वीक कॉलम लिखा था कि कुछ भी हो जाए नून लीग को नक्शे पा बताने होंगे इस पैसे के।
नून लीग को मनी ट्रेल देनी होगी और ये सारी चीजें जस्टिफाई करनी होगी। ये जिम्मेदारी है। आपकी तरफ आते हैं तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सारे ही बड़े खुश नजर आ रहे थे। जो प्ली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जाहिर है वो प्ली नहीं उसके मुताबिक फैसला आया, मगर आप लोग कहते थे कि हमें फैसला दरमियान में नहीं चाहिए, ग्रे नहीं चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फैसला चाहिए। जो भी फैसला करना है हमारे खिलाफ है तो ब्लैक एंड व्हाइट हो, हमारे हक में हो तो ब्लैक एंड व्हाइट हो। तो सर ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है, 60 दिन की तलवार फिर लटकती रहेगी आप लोगों पर। देखिए आगे से आगे जो मर्जी निकाले, लेकिन शाहजेब फैसला वही होता है जो अक्सरियत दे। वो 3 देते या वो 4 देते या 5 देते, फैसला 3 के बाद फैसला है। और फैसला नवाज सवाल नहीं कर रहा मैं, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, हतमी फैसला वही है। मैं कह रहा हूं मगर 60 दिन की तलवार लटका दी आपके ऊपर वो एक ज्वाइंट JIT बनाकर, तो जो ब्लैक एंड व्हाइट आप चाहते थे कि जी खत्म करें मामला, चाहे हमारे खिलाफ या हमारे हक में, वो हुआ नहीं। देखिए शाहजेब, अगर 5 रुकनी, एक बेंच और 2 बेंचेस, वहां लगातार डे टू डे हियरिंग से कुछ नहीं निकला, तो JIT से क्या निकलेगा? और JIT इसलिए बनी कि खिलाफ जो पिटीशन थी, जो हमारे खिलाफ इल्जामात लगाए गए, वो नाकस थे, वो कम थे, वो प्रूव नहीं कर सकते थे, वो इस काबिल नहीं थे कि उससे प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती। तो अगर सबूत पूरे होते तो शायद ये फैसला फिर दूसरी तरह आता, लेकिन ये हमारी वजह से नहीं, ये सबूत ना काफी होने की वजह से JIT बनी है। साहब नहीं, अब देखिए, अब इसमें आगे आपने जैसे कहा कि सबूत ना काफी होने की वजह से JIT बनी है, ये इसलिए भी JIT बनी है कि उनके सबूतों से नहीं थी अदालत मुतमईन, बिल्कुल दुरुस्त बात है, मगर उनके सबूतों के जवाब में जो आपने सारे सबूत दिए हैं उनकी ऑथेंटिसिटी से भी अदालत नहीं थी मुतमईन, वरना फैसला दे देती। 3-2 का फैसला ये आता कि नहीं जी हम इसको डिसमिस करते हैं और ये कहीं नहीं स्टैंड करते, इनकी सारी एविडेंस से हम मुतमईन नहीं हुए। आपकी एविडेंस से भी मुतमईन नहीं हुए, इसलिए बनी ना। देखिए, एक सबसे पहले तो हमने बहुत सारी ऐसी कानूनी प्लीज, वो कानूनी सहारे जो कि हम आईनी कानूनी तौर पर ले सकते थे, वो हमने नहीं लिए। हम हाथ पांव बांध के बगैर किसी कानूनी सहारे से, मसलन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के तौर पर हुसैन साहब ने कुछ नहीं मांगा, एक मरहूम वालिद के तौर पर मियां शरीफ के लिए हमने कुछ नहीं मांगा, प्राइम मिनिस्टर को एज ए मेंबर कौमी असेंबली जो इम्यूनिटी थी वो ना मांगी। बहुत सारी चीजों के बावजूद जब हमने अपने हक में कोई चीज इस्तेमाल नहीं की, उसके बावजूद ये प्रूव नहीं कर सके, तो अब तो हमारे लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं JIT के सामने। और मैं समझता हूं कि ये डे टू डे हियरिंग इतनी सीनियर जजेस की, 2 बेंचेस की, अगर साबित वहां कोई कुछ नहीं कर सका तो ये JIT में भी शायद इनसे साबित ना हो सके, इसलिए कि इनका तो एक डॉक्यूमेंटेड यानी कि तलाल साहब आप इस बात पर कॉन्फिडेंट हैं कि इन 60 दिनों में जो आपके जमा कराए गए डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक होनी है, जिसमें कतरी खत भी होगा, दूसरे मामलात भी होंगे, उसे आप इस JIT के आगे साबित करने में कामयाब हो जाएंगे? आप कॉन्फिडेंट हैं, कोई मसला नहीं है, इसलिए आप इसको फाइनल जजमेंट के तौर पर ही ले रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट ही है आपके लिए? देखिए, JIT इतना बड़ा फोरम नहीं है, जितना बड़ा फोरम जो था वो सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट तो जब खुद फैसला कर सकता है, JIT तो एक फाइंडिंग देगी। JIT इतना बड़ा फोरम नहीं है, और जो सुप्रीम कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट हमने दिए हैं, हम कोई इतने नाअहल या इस तरह के आदमी नहीं है, या इस तरह ना तजर्बाकार कि ऐसे डॉक्यूमेंट दे देते जो मगर तलाल साहब माजरत के साथ, वेरीफाइड दोस्त, मगर तलाल साहब माजरत के साथ, JIT इतना बड़ा फोरम नहीं है जितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, मगर JIT वो फोरम है जो बहुत बड़े फोरम सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद बनाया है आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई होने के लिए, और आपके कहने पर, क्योंकि आपने इस सबसे बड़े फोरम सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आप फैसला दे नहीं सकते क्योंकि ये आप ट्रायल कोर्ट नहीं है, तो फिर उन्होंने वो JIT बनाई है। ये आप ही के कहने पर हुआ है सारा का सारा मामला, जो इतने बड़े फोरम ने फैसला ना देके एक छोटा फोरम बनाया। देखिए, हमने तो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करना चाहे वो कर ले, वो कमीशन बनाना चाहे वो बना ले, वो जो मर्जी कर ले। हमारे मुखालफीन ने कमीशन और किसी भी कमेटी की फॉर्मेशन की मुखालफत की थी, और उन्हें था कि उनके सबूत इस काबिल हैं कि वो साबित कर सके, वो नहीं कर सके। हमने जो डॉक्यूमेंट पेश किए, शाहजेब साहब मैं आपके लिए दोहरा दूं क्योंकि आप बातें याद रखते हैं, और आपके टॉक शो में मेरी की गई बातें आपके पास रिकॉर्ड पे है, मुझे उम्मीद है आप आज चलाएंगे। मैं आज जितने हमने डॉक्यूमेंट जमा किए, जो वेरीफाइड थे, जो टेस्टेड थे, हम उसकी ऑथेंटिसिटी को बिल्कुल वहां साबित करेंगे।
आम बात है। और हुसैन नवाज या मियां नवाज शरीफ साहब ये सारे के सारे पेश होने को भी तैयार हैं जेआईटी में, कोई ऐसा मसला नहीं है, सब पेश होंगे। देखिए, ये पेश होना उस तरह का नहीं होता जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में है। ये तो किसी के दफ्तर में भी चले जाते हैं, किसी से सवाल लिखकर भी कर लेते हैं। और हमने तो पहले भी हमने तो वकालतन या खुद हमने तो कभी लेतो लाल से काम नहीं लिया, बल्कि जहां हम कोई कानूनी सहारा ले सकते थे हमने वो भी नहीं लिया। तो हम बिल्कुल, हमें हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन जो है हम तो चाहते हैं होनी चाहिए, मगर मुझे ये लगता है कि खान साहब आज फिर एक दफा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कबूल करने की बजाय कोई नया टर्न न ले। और दूसरी बात, आज दोनों तरफ जश्न हो रहा है सुप्रीम कोर्ट को। आपके खिलाफ फैसला उनकी प्ली के मुताबिक नहीं आया, आप जश्न मना रहे हैं। उनका फैसला उनकी प्ली के मुताबिक नहीं आया, उसके बावजूद भी वो जश्न मना रहे हैं। 60 दिन का मामला आपको सूट करे उन्हें लगता नहीं है, इसलिए जश्न वहां भी है, सिर्फ आपके यहाँ नहीं है। देखिए, इमरान खान की तो आदत है शाहजेब साहब, यानी चकवाल का इलेक्शन नून लीग जीती है लेकिन अखलाकी तौर पे वो जीत गए हैं। यानी कानूनी तौर पे नवाज शरीफ जीता है, अब इखलाकी तौर पे शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ऐलान कर देंगे। कानूनी तौर पर आप जीते हैं, कानूनी तौर पर आप जीते, इखलाकी तौर पर अगर वो ऐलान करते हैं, ये बताए सियासी तौर पर कौन जीता है? जाके कॉन्स्टिट्यूंसी आपने देखनी है अपनी, आप इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, सियासी तौर पर भी जीते हैं। सियासी तौर पर नवाज शरीफ एक दफा नहीं, नवाज शरीफ 2 दफा नहीं, बल्दियात में नहीं, गिलगित कश्मीर में नहीं, बाई इलेक्शंस में नहीं। नवाज शरीफ तो अभी परसों चकवाल में, जहां क्यू लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी, जिस चीज का भी जमात का जिस तरह की भी एबीसी पाकिस्तान में, वो इकट्ठे होकर नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, हम तो वहां से भी जीते हैं। बाबर सत्तार साहब, आपके कल बड़ी अहम आपने बात की थी, आपने कहा था प्रेसिडेंट बहुत सारी चीजों का नहीं है, मगर बहुत सारी चीजों का नया प्रेसिडेंट सेट हुआ है, सिर्फ सियासी जमातों के लिए नहीं। बतौर लॉ स्टूडेंट आप कह रहे थे हम भी बहुत ज्यादा करीब से देख रहे हैं कि क्या क्या नया प्रेसिडेंट सेट होगा। आज इस फैसले के बाद, जाहिर डिटेल जजमेंट के बाद और पता चलेगा, मगर 3-2 का फैसला है। बतौर एक कानूनदान आपके लिए कितना अहम और कितना बड़ा और कितना मुख्तलिफ फैसला है ये? शाहजेब, है तो मुख्तलिफ। देखिए, ये मुझे लगता है कि PMLN की जो सेलिब्रेशंस हैं ये शायद प्री मैच्योर हों। अभी जाहिर है एक तफसीली फैसला है, वो लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें कुछ चीजें तो बड़ी बुनियादी समझ आ रही हैं। एक तो ये बात समझ आ रही है कि 184(3) में जो काम इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था वो अब करने जा रही है, और वो मेजॉरिटी का डिसीजन है। सो 184(3) के अंदर आप मजीद एक JIT बना के, यानी एक कमीशन अपॉइंट करके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट फाइल करने के लिए नहीं बोला, जो कम से कम शॉर्ट ऑर्डर से बात समझ आ रही है। एक JIT बनाई, JIT के TORs क्या होंगे, ये चीज बड़ी रेलेवेंट होगी। क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें दिया जा रहा है, क्या वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, क्या उन्होंने एविडेंस कलेक्ट करनी है, करना क्या है उन्होंने? अगर तो बात इस पे आ गई कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी है और उसके ऊपर रिपोर्ट पेश करनी है, या उनके बड़े क्लियर TORs हैं जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आके बताना है कि उन्हें क्या पता चला, और 7-7 दिन बाद उनकी रिपोर्टिंग, तो ये तकरीबन सुप्रीम कोर्ट वो काम कर रही है हमारी जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने हवाला केस में किया था, जो एक कंटिन्यूइंग मैंडेमस था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज को छोड़ा नहीं, उसने लोगों को अथॉरिटी दी और फिर अथॉरिटी दे के कहा कि हमारे पास ही वापस आइए, हम अपनी निगरानी के अंदर इन्वेस्टिगेट कराएंगे और उसके बाद उसकी जुडिशियल कॉग्निजेंस भी लेंगे। तो इन अ वे ये चीज चल रही है, और अगर चल रही है तो फिर ये नहीं होगा जिस तरह लोग इसकी मुशाबहत लेते हैं असगर खान केस में, उसमें FIA को कह दिया आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, या किसी केस में NAB को कह दिया। ये नहीं समझ आ रहा है कि ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करेंगे और आप हमें आके बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अगर खुद स्क्रूटनाइज कर रही है और वहां ऐसी इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है, तो वो फिर 184(3) के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो एक लिहाज से ये मुकदमा खत्म नहीं हुआ, और 184(3) का सो अब ये पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने कंक्लूसिव बात क्या कही है। क्या उन्होंने कहा कि ये हमारा फाइनल ऑर्डर है, बात खत्म हो गई? लेकिन शॉर्ट ऑर्डर में या जिस तरह से तबसरा हो रहा है उसमें यह भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है कि वो एक स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए। ये काम हवाला केस में हुआ था, और फिर ऑन गोइंग बेसिस पे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती चली गई वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर्स इशू करती चली गई। किसी हद तक ये काम मतलब ये फाइनल जजमेंट हो कैसे सकता है? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर 2 जजेस को लगता था कि नहीं है ऑथेंटिक और डिनोटिफाई होना चाहिए, 3 को लगता था, तो जो हतमी फैसला होता उसमें कहते थे कि जी ये हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, मगर
ये हमारी राय है। अगर वो पटिशनर नहीं साबित कर सके, इसके ऊपर भी रिजर्वेशन थे, बट ये राय है। उसके आगे कमीशन बनाना, और अगर वो कमेटी जो JIT बनी है अगर वो ये फैसला करती है कि डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक नहीं है या शरीफ खानदान ने जो एविडेंस दिया वो ऑथेंटिक नहीं है, तो केस खत्म हो कैसे सकता है? फिर फाइनल जजमेंट हो कैसे सकता है? ये नहीं, ये तो देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ही कोई डिटर्मिनेशन देगी। अल्टीमेटली आप केस फाइल कंसाइन कर देते हैं रिकॉर्ड में। अगर JIT का जो भी TOR सेट किया होगा और वो एविडेंस या वेरिफिकेशन नहीं होती डॉक्यूमेंट्स की, या एविडेंस ऐसा सामने आता है जिसके बेसिस पे ये केस नहीं स्टैब्लिश होता, तो वो कंसाइन टू रिकॉर्ड रूम कर देंगे। जो भी अपनी डिक्लेरेशन पास करेंगे उसके बाद कोई ऑर्डर पास करेंगे और बाद में केस खत्म हो जाएगा। लेकिन कम से कम इस ऑर्डर से ये बात नहीं नजर आ रही। 2 जजेस अगर ये बात कह रहे हैं कि हमारा ख्याल है कि सादिक और अमीन नहीं रहे और उस बेसिस पे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए, तो कम से कम वो 184(3) का दायरा एक्सटेंड करता है। और फिर अगर बाकी 3 ने ये कह दिया कि चले हम डिस्क्वालीफाई तो नहीं करने जा रहे लेकिन हम JIT अपॉइंट करेंगे और हम इस पे मजीद नजरसानी करेंगे, तो फिर भी 184(3) का दायरा एक्सटेंड होगा। बाबर साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा, हम चाहेंगे आपसे मजीद भी सवालात करें कानूनी पहलू पर।